नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज़। आइडिया सिटी न्यूज़ के एक विशेष कार्यक्रम शिक्षा पे प्रहार डिबेट शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिन 4 अप्रैल 2020 रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी जिलों के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश जारी होने के बाद सभी स्कूल कॉलेज के संचालक काफ़ी परेशान हैं। उसी मुद्दे को नजर रखते हुए आज हमारे साथ इस डिबेट शो में इस शहर के कई दिग्गज शिक्षक और दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और इन बातों पर सवाल जवाब जारी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट शो शिक्षा का प्रहार। डिबेट शो में आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास इंस्टीट्यूट के निर्देशक विकास कुमार सर। विकास सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार। डॉक्टर संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का प्रणाम। तो सबसे पहला सवाल बीजेपी के जिला मंत्री डॉक्टर संतोष जी से। डॉक्टर संतोष जी, बताइए कि जिस तरह से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के अचानक सभी स्कूल, सभी कोचिंग कॉलेजों को बंद कर दिया गया, इसकी वजह क्या रही, जबकि सभी बाकी के सारे काम काज ऑलरेडी चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करते हैं। सभी को प्रणाम है हमारी तरफ से। जहां तक आपने कहा बिना किन्हीं को नोटिस दिए, तो महामारी ऐसी बीमारी कभी नोटिस नहीं देती है। ये महामारी का मतलब है सीधा अभी डायग्नोसिस हुआ और विदिन कुछ घंटे के अंदर पेशेंट बिल्कुल कोमा की स्थिति में चला जाता है। तो जो हालात अभी फिर से करवट ले रहा है कोरोना का कहर, उसमें सरकार की तरफ से अपना जो गाइडलाइन आया है वो एक चेतावनी है। कारण क्या है, लॉकडाउन को बीच में हटाया गया, सारे प्रतिबंध को स्टेप बाय चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। उसमें हम सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती थी कि कोरोना के डर को, भय को बिल्कुल ही भूल नहीं जाए। हम सभी की जिम्मेवारी बनती है सरकार को सहयोग करना। यहाँ पे किन्हीं को परेशान करने वाली बात नहीं है। फिर आपने कहा कि कोचिंग या फिर जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं छोटे छोटे, उनकी संचालकों की प्रॉब्लम को देखिए। ऐसा है कि महामारी ऐसा विषय है, जब भी इतिहास कालखंड को आप खंगाल के देखिए, प्लेग रहे या फिर किसी तरह का चमकी बुखार वाला प्रॉब्लम आया था पिछले साल, तो महामारी जब भी आती है परेशान सबको करती है, सभी तबके को करती है। वो देख के बीमारी नहीं आता है कि फलाने तबके को परेशान करना है, फलाने को नहीं। तो जाहिर सी बात है, समस्याएं हैं, सरकार लगातार इस पर ध्यान दे रही है और पहला प्राथमिकता है हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो स्वस्थ रहें। कारण बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो है वो अपेक्षित कम होती है। तो सर, ये जो बात है आपने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, तो उस टाइम की सरकार को वो गाइडलाइन कहाँ गई थी जब लाखों की संख्या में एग्जाम लिए जा रहे थे बच्चों की? देखिए, जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उस अनुसार दबाव है। कारण क्या है कि बच्चे के भविष्य को भी हम देख के चलते हैं। बीच में ऐसा लगा कि कोरोना थम गया है और हम लोग एक फॉरवर्ड आगे स्टेप कर सकते हैं, तो उस स्थिति को देखते हुए चूंकि 1 साल पूरा बच्चे का बर्बाद हो रहा था, तो सरकार का ऐसा डिसीजन आया कि एग्जाम को कंडक्ट करके जिनको जिस क्लास में एडजस्ट करना है उनको किया जाए, ताकि फिर उनका समय। तो क्या सर बच्चों की भविष्य ऐसी बनेगी? क्या बताइए, आपके जितने भी सरकारी स्कूल हैं, क्या वहां पर इस तरह से पढ़ाई की व्यवस्था है कि जो बच्चे अभी लॉकडाउन होने के बाद, स्कूल बंद होने के बाद सरकारी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दे रही है? देखिए, जहाँ तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था और ऑनलाइन का चर्चा आपकी, उस पर हम सीधा स्पष्ट करना चाहेंगे कि सभी सरकारी विद्यालयों में धीरे धीरे ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उससे उसको हम लोग अभी कवर। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आएंगे। से पहले विकास सर, आपका सवाल ये है कि आपके इंस्टीट्यूट में कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया गया, और जिसके चलते आप दावा कर रहे हैं कि सरकार का ये जो निर्णय है ये बहुत ही गलत निर्णय है? देखिए, जब से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला गया है और हमने जब बच्चों को बुलाया है, तो हमने एहतियातन जो भी गाइडलाइंस रही हैं कोविड की, हमने उसका पूर्णतः पालन किया है और अब तक करते भी आए हैं। और बैच स्ट्रेंथ को हमने काफ़ी कम किया है, 50% पे ले गए हैं। नंबर पर स्टूडेंट्स बैच वाइज हमने कम किया, सभी को मास्क की अनिवार्यता पे ध्यान दिया, सैनिटाइजेशन पे ध्यान दिया
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सरकार के अनुसार किया है। और 1 साल तक कोचिंग या स्कूल्स वगैरह जो बंद रहे हैं उसका गहरा असर हुआ है, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी। मैं एक सवाल जरूर करना चाहूँगा सरकार से कि ये जो व्यवस्था है, जो आप पहले चरण में ही शिक्षा को ध्वस्त करने का जो निर्णय ले लेते हैं, ये कहाँ तक जायज है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बताइए बताइए, विकास सर के सवाल का जवाब बताइए। देखिए, उनका सवाल सीधा एकदम से नकारात्मक रूप से आ रहा है कि ध्वस्त करना। सरकार कभी किसी सिस्टम को ध्वस्त नहीं करती है। सरकार का पक्ष जिम्मेवारी का पक्ष होता है। किसी भी घटना के लिए सरकार सबसे पहले जिम्मेवार बनती है। तो सर इसकी एक बताइएगा, अगर जिम्मेवारी का पक्ष है तो अभी स्कूल बंद होने से कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी वेतन रुक जाएगी, घर का चूल्हा चौकी बंद हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेवारी सर कौन लेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी 12 अप्रैल तक जहाँ तक सूचना आ रही है वहाँ तक एहतियात के तौर पे बंद किया गया है। फिर उससे जो आने वाले भविष्य के जो हालात है उस पर हम लोग होमवर्क करने के बाद सरकार नया गाइडलाइन निकालेगी। रही बात शिक्षकों के वेतन का, तो वास्तव में समस्याएं हैं। और आप जहां तक सभी को ज्ञात है कि पहले चरण के जो पहला लॉकडाउन का जो कहर आया और कोरोना का कहर आया, लॉकडाउन में जो परेशानियां हुई उसमें सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था की गई थी। थोड़ा सा सहयोग करने की आवश्यकता। सर प्राइवेट स्कूल कोचिंग में तो सर कोई ऐसा सहायता नहीं मिला जो जहां तक मुझे पता है। और दूसरी बात, जहां तक आप बता रहे 12 अप्रैल की, तो सर आपको बता दें पिछले साल 13 अप्रैल 2020 को आपके सरकार ने कहा था कि कोई भी स्कूल कोचिंग संस्थान मार्च और अप्रैल का कोई भी फीस नहीं लेगा। अब आप बताइए, स्कूल कोचिंग ऑनलाइन क्लास चला रही है, उनके सॉफ्टवेयर, उनके नेट, एवरीथिंग, हर एक्सपेंस का खर्च का जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ऑनलाइन क्लासेज के नाम पे निजी स्कूलों के द्वारा जो फीस वसूली या फिर जो कह लीजिए प्रेशराइज गार्जियन को किया जा रहा है, उससे हम लोग बहुत सहमत नहीं है। क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो उसमें सभी को मिलकर सहयोग करना होगा। क्या विकास सर ये सही है कि ऑनलाइन फीस के मामले में जो इस डॉक्टर सतोष जी कह रहे हैं वो क्या सही है? देखिए, ये राजनीतिक बात कर रहे हैं। अगर आप तथ्यों पे आए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि छोटे बच्चे बहुत सीरियसनेस नहीं रख पाते हैं ऑनलाइन पढ़ाई में। और सारे स्कूल्स ने इसका प्रयास किया कि हम बच्चों को जोड़ करके रखें। बिहार में महामारी आया तो बंगाल का उदाहरण दे करके हम बच नहीं सकते हैं, समझिए बात। नहीं सर, बात बिहार की भी है। बिहार में चुनाव हो चुके हैं। नवंबर में जब चुनाव हुए थे तो कोविड गाइडलाइंस कहाँ गई थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त जो चुनाव आयोग थी उसने क्या स्टेप लिया था? नेताओं ने लाखों की भीड़ पैदा करी, लाखों के भीड़ आए वहां। उस समय जो चुनाव आयोग था उसने क्यों नहीं कार्रवाई की थी किसी नेताओं पे? आपको हम स्पष्ट कर दें कि चुनाव कैंपेन में हम भी थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का अधिकांश रैलियां वर्चुअल की गई थी हम लोग के कार्यकर्ता के लिए भी। लेकिन कुछ रैली ऐसे हुए जहां पर वास्तव में हम भी इसको मानते हैं। सर आपको ये भी बता दें, आपको हम बता दें कि आप चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी आपकी वर्तमान बात कर रहे हैं। आपके ही पार्टी के नेता लोग हर जगह अभी फीता काट के उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ 50 से 100 लोगों की भीड़ लग रही है। अभी हाल में भाजपा का आज का इनको दिखा रहा हूँ, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। आज भाजपा स्थापना दिवस मना रही है। जी। और मुझे आप बताएं कि इसमें कोविड गाइडलाइंस का कितना पालन हुआ है। मैं इनसे सीधा सवाल करना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी का स्थापना दिवस पटना में मनाया जा रहा है। देखिए, इसमें उप मुख्यमंत्री हैं, मंगल पांडे जी हैं, देख लीजिए प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, मास्क तक नहीं पहने हुए, आप गौर से देखिए। और भीड़ देख लीजिए, इसमें कौन सी गाइडलाइंस को पूरी कर गया। आप फोटो को जरा अगर जूम कर सकते हैं तो देखिए कौन सा गाइडलाइंस पूरा किया गया है। आप जब राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो उससे कोरोना नहीं फैलता है, और क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो उससे कोरोना फैलने का आप डर दिखाते हैं पब्लिक को, और शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, यकीन कीजिए वो बिहार को सैकड़ों साल पीछे ले जाएगा। विकास जी, ऐसा है कि सारे ऊर्जा को इस तरह से लगाया जाए कि रोटेशन हो और सोशल डिस्टेंस। तो सर क्या ऊर्जा और रोटेशन की जो बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही है? आप बताइए, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, अगर स्कूल बंद है तो उनके शिक्षकों को जितना वेतन है प्रतिमाह समय पर जा रहा है अकाउंट में, लेकिन प्राइवेट संस्थानों के शिक्षकों का क्या होगा? इसके बारे में क्या सोच रही है सर आपकी सरकार? जहाँ तक निजी शिक्षकों का बात है तो निजी स्कूलों के शिक्षकों का उनकी समस्या को हम समझते हैं। वास्तव में लगातार बंद रहने पे जीविका का जो आधार है उस पर समस्या आती है।
और सरकार इस पहले लॉकडाउन का जो अनुभव रहा उसको देखते हुए दूसरे चरण का जो लॉकडाउन लगने वाला है, सरकार स्पष्ट कर चुकी है ये लॉकडाउन लगना नहीं है, ये सांकेतिक है। कारण क्या है कि एहतियात बरतना जरूरी है और सरकार इस बार सर ये एहतियात जो है आम पब्लिक को बरतने की आप सलाह देते हैं, सरकार क्यों नहीं एहतियात बरतती? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र से, बिहार में तो केसेस नहीं थे, केसेस आ कहाँ से रहे हैं इसका जवाब दीजिएगा। और मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब एहतियात बरतना था तो क्यों नहीं, जब महाराष्ट्र से लोग आ रहे थे, जब उत्तराखंड से आ रहे थे, जब देहरादून से लोग आ रहे थे, गुजरात से लोग आ रहे थे, तो क्यों नहीं एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे और बस अड्डों पे स्क्रीनिंग की व्यवस्था बढ़ा दी गई? आप लास्ट टाइम में जब संक्रमण का दर बढ़ गया तब आप कह रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर हम क्वारंटाइन सेंटर खोलेंगे, आप कह रहे हैं कि हम जांच का दायरा बढ़ाएंगे, आपने कम क्यों किया था दायरा? देखिए, शुरू में जैसा लगा कि हमें नहीं लगा कि ऐसा स्थिति आने वाली है और अभी भी बिहार में हम बहुत स्पष्ट कर दें कि बिहार में हालात अंडर कंट्रोल है और स्थिति चिंताजनक बिहार में नहीं है। तो सर चिंताजनक नहीं है तो स्कूल पे शिक्षा पे क्यों बढ़ा दिया गया? नहीं है, लेकिन हम एक कोचिंग संचालक हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमको लाखों लाख की सैलरी देनी पड़ती है, किराया देना पड़ता है, ईएमआई होता है, ये इसकी भरपाई कौन करेगा अगर हम कोचिंग बंद कर देंगे तो? देखिए, ऐसा है कि विकास जी, 2-3 स्तर के लोग होते हैं। एक होते हैं सामर्थ्यवान, एक होते हैं मध्यम वर्गीय, एक होते हैं निम्न वर्ग के। तो आप पहले लॉकडाउन चरण में आप स्मरण करिए, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जो सामर्थ्यवान है वो केवल धन संपत्ति से सामर्थ्यवान नहीं बन करके सोच से भी सामर्थ्यवान बने। जैसे पिछले लॉकडाउन में जो समस्याएं आई किराया का, तो जो सामर्थ्यवान है वो कम से कम लॉकडाउन कालखंड का किराया को मैनेज करें। इससे क्या सर इस पे एक सवाल है कि आप जब सामर्थ्यवान की बात कर रहे हैं तो इसमें बच्चे का क्या सर रोल है? बच्चे की भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, किराए पे क्या था, आपने कह दिया मोदी जी ने कि किराया मत लीजिए, क्यों नहीं सर्कुलर निकाल आग्रह किया था? देखिए, क्यों नहीं सर्कुलर निकाल दिया? हाँ, किराया तो लिया गया, किराया तो लिया गया, पूरा का पूरा किराया लिया गया। हम उदाहरण कई देंगे, हम अपने बारे में नहीं देंगे यहाँ पे सार्वजनिक रूप से। कई लोग हैं जो स्वेच्छा से, सारे व्यक्ति आशुतोष जी नहीं हो सकते। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जब देश में विपत्ति आन पड़ी है और हम सामर्थ्यवान कहने के लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं और किराए के लिए हम बाध्य करते हैं जिसमें बच्चों की शिक्षा जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन और हमारे सामर्थ्यवान का जो सिंबल है उस पर सर ये कहने के लिए बहुत अच्छा है जो आप बात बोल रहे हैं, कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप देखिए कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें, हमें तो भूखे मरने की नौबत आ जाए। आशुतोष जी, आप इसका एक निवारण निकालिए कि ऐसे स्थिति में प्राइवेट स्कूल कोचिंग के संचालक क्या करें, कैसे वो अपने शिक्षकों को मैनेज करें? किराया में बिजली बिल तो माफी नहीं हुई सर किसी भी संस्थान की, आप इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, माफ करने की जहाँ तक बात है बिजली बिल का, तो इस बात को समझिए, इस देश को एक बीमारी लगाया गया, माफी और मुफ्त, दो चीज से दूर रहने नहीं सर, इस पेंडेमिक समय में सर इस बीमारी का कोई मतलब ही नहीं, आप ये बीमारी शब्द नहीं बोलते पेंडेमिक समय में। बीमारी का मुफ्त और माफी, ये दोनों चीज सब पे फिट नहीं बैठ सर, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना सर। तो हमारा कहना है कि बिजली बिल जहाँ तक माफ़ करने की बात है तो उसके उस स्तर में किसान भाई आते हैं जिनको सिंचाई का है मूलभूत आधार है, लेकिन मोटा मोटी 2-3 महीने का जो समस्या है उसमें समस्याएं सभी के साथ आई, उसको हम लोग को मिलजुल के। सर बात है 2-3 महीनों की नहीं है सर, 8 महीने चले थे पिछले साल और अभी फिर से ये 7 दिन शुरू हो गया है। अब इस पर कोई भरोसा नहीं करता कि 7 दिन 70 दिन में कब बदल जाएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार शरीफ के बचपन प्ले स्कूल के निर्देशक भरत कश्यप जी। भरत कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और साथ ही इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब डिबेट शुरू करते हैं। डिबेट शुरू करने से पहले हम बताते हैं आपको, ये मुद्दा चल रहा है शिक्षा पे प्रहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 अप्रैल 2021 रविवार को दिशा निर्देश अनुसार जो ये जारी किया है कि 12 अप्रैल तक सभी शिक्षण स्थान बंद रहेंगे, जिसकी वजह से सभी शिक्षकों और स्कूल संचालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो इस मुद्दे को लेकर हम पहला सवाल करते हैं भरत कश्यप जी से। भरत कश्यप जी, बताएं कि लॉकडाउन के बाद जब आपका स्कूल खुला तो आपने सरकार के गाइडलाइन को कितना पालन किया और अभी जो स्कूल बंद हुआ है इससे आपके स्कूल पे और शिक्षकों पे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अचानक हम लोग को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि जब हम लोग को सरकार का गाइडलाइन अचानक आ जाता है कि ये स्कूल 11 तारीख तक बिहार के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी स्कूल्स होते हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करते हैं। स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जाता है, बच्चों को मास्क लगाया जाता है, हाथ की प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है, सोशल बबलिंग मेंटेन किया जाता है। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ स्कूल को बंद कर पाना ये बात गले से नहीं उतर रही। हमारे अनेक प्रिंसिपल से बात हुई इस इशू पर, सभी बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है सुब्रत कश्यप जी, अब हम इस बात करेंगे। सुधीर जी आप बताइए इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से ये एक हादसा बता रहे हैं भरत कश्यप जी, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर ये एक हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जो कोरोना आया है दोबारा लगातार फेज बढ़ रहा था, लगभग 1 लाख निकल चुका था। इसी बीच दूसरे राज्य में जैसे दिल्ली प्रदेश में भी 1 तारीख से ही कॉलेज और स्कूल सब बंद किया गया। इसका मुख्य कारण था कि इसको कैसे हम लोग तुरंत इसको रोक सके। तो ये सरकार का ये मंशा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज और स्कूल को ही बंद करें, बच्चों की पढ़ाई डिजिटल को। अरे बच्चों को तो पढ़ाई आप ऑनलाइन से भी दे रहे हैं। तो लेकिन सर जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई दे रही है आपका ही सरकार 13 अप्रैल 2020 को ये कहा गया था कि कोई मार्च और अप्रैल महीने का कोई भी स्कूल फीस नहीं लेगी। जब ऑनलाइन देती है क्लासेस तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो तो पेमेंट नहीं देते हैं, और पेमेंट देने के लिए आप लोग ही मना करते हैं। तो कैसे स्कूल के संचालक शिक्षकों को पेमेंट देंगे? ये हम विश्वास दिलाते हैं। आप अगर कोई ये संचालन कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिए हैं तो हम मानने के लिए तैयार हैं। मेरा बेटा भी अभी ऑनलाइन क्लास कर रहा है। 3 महीना का पैकेज हम तो 14,500 रुपया अपने अकाउंट से मैंने डाला है उस कॉलेज में। तो हाँ, जिस तरह के चाहिए व्यवस्था, अब ये सरकार का को ये सोच के आपका स्कूल बंद किया गया है कि हम बच्चों को जान है तभी ना पढ़ाइएगा। अगर हमारे बच्चे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ये रोग अब बच्चों में आने लगा, छोटे छोटे बच्चों को करने लगा, तो इसी की सोच के लिए ये प्रावधान किया गया। 12 तारीख तक देखा जा रहा है कि अगर 12 तारीख तक हम उसको जैसा रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार आगे का कार्यक्रम सरकार करेगी। हम तो चाहते हैं सरकार से कि आप ऐसी व्यवस्था करें स्कूल संचालन। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात करिए। बीच बताइए, जैसे कि आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने बताया कि शादी विवाह में 100 लोग और श्राद्ध कर्म में 50 लोग, तो क्या स्कूल में 10-20 बच्चों करके शिफ्ट बाय शिफ्ट क्लास नहीं चलता है? कश्यप जी बताइए, आपने इस तरह से क्लास चलाया या नहीं चलाया? बिल्कुल आपका कहना सही है। जो कोविड गाइडलाइंस है सरकार का, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए स्कूल चलाने में कोई हर्ज नहीं है। एक डिस्टेंस मेंटेन करके, 1 फीट के डिस्टेंस मेंटेन करके, प्रॉपर सैनिटाइज करके अगर स्कूल चलती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बेशक सरकार को ये चाहिए कि उस गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली वो अनुपालन करें या कराए, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत की एक बार तो लगी फरमान जारी करके सारे स्कूल को एकदम स्टैंड स्टिल कर देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप सिर्फ टारगेट किए हैं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट किए हैं शिक्षण संस्थानों को। आप सिनेमा हॉल है, बाजार, बिल्कुल बताइए सुधीर जी, अब इस पर बताइए क्या कहेंगे आप? बाजार मार्केट में तो इससे भी ज्यादा भीड़ चल रही है। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे गाइडलाइन सरकार की, उसमें सार्वजनिक स्थल में भी कड़ाई से पालन करना है। ये प्रशासन को दिया गया है। ऐसी बात नहीं कि खाली स्कूल कॉलेज शिक्षा संस्थान को ही हम बंद करने, हमारी सरकार की मंशा। हमारी सरकार की मंशा है कि हम अच्छे व्यवस्था के साथ इस कोरोना महामारी से हम लोग लड़ें, इसको दूर भगाएं। और हमारे बच्चों में इसलिए किया गया, स्कूल में दिया गया पहले कि देखिए छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम इतना विश्वास, सर जो बोल रहे हैं उसके बात को भी नहीं काट रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में मान सकते डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप ये बताइए, बच्चों को सब मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जो बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जो निजी संस्थानों में काम कर रहे हैं, ठीक, उनकी अगर वेतन वही स्कूल वाले रोक दें तो उनके घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? हमें ये कहना है कि आप सब चीज़ में सरकार को ही दोष मत दीजिए, अपने आप में भी आत्मनिर्भर आपको बनना पड़ेगा। कोचिंग वाले अगर ऑनलाइन क्लास चलाते हैं 1500 का फीस है तो 1000 फीस लेते हैं या 500 तो उसी तरह वेतन आपको कुछ कम करके उसको देना पड़ेगा जब आपके यहाँ 20 साल से जो काम कर रहे हैं। हमारा ये विचार, हम सरकार से भी चाहते हैं कि उनको ऐसी व्यवस्था दें
जो प्राइवेट संचालन जो कॉलेज सर, एक उसको मिनट। मदद होनी चाहिए। जी, हम सरकार से ही मांग हाँ, एक मिनट, अगर ऐसी बात है तो आप एक चीज बताइए, जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, जो बंद स्कूल में भी उन्हें फुल वेतन मिलता है, क्या ये सरकार सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकती है? कराइए, पता कर लीजिए आप, वहाँ भी स्कूल में ऑनलाइन क्लास हो रही है, वाईफाई सब जो स्कूल में लग चुका है। कहाँ सर, किस स्कूल में? जिला में बताइए आप। अभी जिला में हमारे स्कूल नांदा में आइए, नांदा रासबिहारी उच्च विद्यालय में आपको वाईफाई पूरा कनेक्ट है स्कूल, और ठीक है, देख और सकते हैं सर एक स्कूल की बात नहीं, हाँ अभी आप हमसे पूछे नहीं, कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने बात ठीक कर है, रहा है। हाँ। हाँ, कुछ त्रुटियां है, उसको हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। सिर्फ सरकार को अगर दोष देना है तो नहीं चलेगा। तो कश्यप जी आप बताइए कि अभी इसमें आपने ऑनलाइन क्लास से लॉकडाउन ऑनलाइन बच्चों को क्लास करवाया है, या स्कूल खुलने के बाद स्कूल आपने चालू किया है, क्या बच्चों और उसके पेरेंट्स से आपने फीस ज़्यादा लिया है, या फीस को लेकर कभी कुछ अनुमान भी रहा है? जिस तरह से सुधीर जी बता रहे हैं कि आप लोगों ने फीस ज़्यादा लिया, फीस लेते रहे हैं। मैं तो अपना अनुभव कहूँगा, और हमारे अन्य मित्रों से भी बात हुई है, पूरे लॉकडाउन में 1 वर्ष का पेरेंट ने फीस न तो हम लोग मांगे हैं, न पेरेंट ने फीस दिया है, और हम लोग बड़े खुश हैं। इसलिए खुश हैं, बेशक ऑनलाइन क्लासेज हुए, बेशक सारी व्यवस्था हुई, बावजूद इसके हम लोग फीस इसलिए नहीं मांग रहे हैं नैतिकता के आधार पर कि चूंकि जब हम लोग पढ़ाए नहीं तो हम लोग फीस नहीं देंगे। बट वो सबसे बड़ा वित्तीय संकट वहाँ पे आ गया कि जो 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो ड्राइवर हैं, जो मेट्स हैं, जो गार्ड्स हैं, उनकी सैलरी हम लोग नहीं कटौती कर सकते, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत हाई नहीं होती है, 7,000, 8,000, 10,000 टाइप का होता है। बताइए सुधीर जी, अब इससे कश्यप जी ने जो कहा, अब इसको लेके क्या एक उपाय निकाला जाए? कश्यप जी जो बात कर रहे हैं उसमें हम उनके बात में कोई काट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कश्यप जी जैसे व्यक्ति अगर सोच का सभी स्कूल हो जाए तो ये कष्ट होता ही नहीं। सर ने बोला कि मेरे स्कूल से ऑनलाइन, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, ऐसे ऐसे पेरेंट्स से आपसे बात कराएंगे जो 6-6 महीना का अब खुलने के बाद पेमेंट किया गया है। कश्यप जी बहुत अच्छे, जो उनका रिपोर्टेशन है स्कूल का, सबके हम सब उंगली बराबर नहीं है, लेकिन 80% स्कूल में फीस दिया गया है बच्चों के। जैसे ही स्कूल खुला, भी एडमिशन चल रहा था, पूछिए कश्यप जी से पूछना चाहते हैं क्या एडमिशन में, क्या इनके प्राइवेट में जो संस्था में नियम कानून है सरकारी से हट के है ना? सर ठीक है, तो आप ठीक है, आप एजुकेशन अच्छे दे रहे हैं, बच्चों अच्छे जाता है आपके विद्यालय में, तो हम सरकार से भी चाहते हैं कि इनके प्रति भी सरकार को सोचने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षा संस्थान बंद ना हो, उनको गाइडलाइन के अनुसार सरकार इस पर सोचेगी, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। हमारे संस्था को हम सरकार से हम मांग भी करते हैं कि इस पर विचार करते हुए कोविड में भी स्कूल खोला भी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी, का ध्यान रखा जाए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी। आज के डिबेट शो में आपने देखा कि बीजेपी के नेता सुधीर कुमार ने सरकार से और जनता से अपील मांग वादा किया है कि सरकार से मांग करेंगे कि सभी शिक्षण संस्थानों को खोला जाए और किसी भी तरह की परेशानी इन्हें ना हो। जैसा कि आपने शिक्षा से जुड़े सारे मुद्दे को, सारे सवालों और जवाबों को आपने जाना, तो आज इसी दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 नए और अतिथि, बिहार सिर्फ आरपीएस स्कूल के निदेशक अरविंद कुमार सिंह और आशा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के निदेशक आशीष रंजन। तो मैं अब इन दोनों शिक्षकों के साथ भाजपा नेता सुधीर कुमार के साथ सवाल और जवाब का सिलसिला जारी करता रहूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरपीएस स्कूल के निदेशक अरविंद कुमार सिंह। अरविंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आशा मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल आशीष रंजन सर। आशीष रंजन सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही भाजपा के नेता सुधीर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल और जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहले अरविंद सर से पूछना चाहेंगे। सर, अरविंद सर, जिस तरह से अचानक स्कूल बंद हुई है, इसमें आपको और आपके शिक्षकों को, स्कूलों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है आशीष जी। और जैसा कि सैटरडे को 3 तारीख को हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए थे कि 5 से नया सेशन शुरुआत करना है। हमारे फाइनल एग्जाम्स हो गए थे, प्री बोर्ड भी एक हो गया था, बल्कि हम लोगों ने 2 प्री बोर्ड करवाया है। एक का रिजल्ट हम लोगों ने अनाउंस किया था, और 5 तारीख से न बल्कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में नए सत्र की शुरुआत होनी थी।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारी तैयारियां हम लोगों ने कर लिया था कि क्लास हम लोग शुरू करेंगे। कई नए टीचर्स का एंड्रोल भी कॉल कर लिया था हम लोगों ने। अचानक जब मैं रात में करीब 8:15 बजे पहुंचता हूं तो मुझे एक स्कूल से फ़ोन आता है कि सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो परेशानी बहुत अधिक है। अचानक से जो फैसला लिया गया, अगर मान लीजिए कि कोई डिसीजन लेना हो तो हमारे भी कई सारे प्रतिनिधि, हमारे स्टेट के प्रतिनिधि, हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, एक बार कम से कम उनकी ही बात सुनी जाती और उसके बाद जो डिसीजन लिया था तो बिल्कुल सही होता। और मैं समझता हूं कि अगर मिल करके डिसीजन लिया जाता तो प्लानिंग करके बंद किया जाता तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, आपसे मैं पूछेंगे। तो सुधीर भैया आप ये बताइए, जिस तरह से अरविंद सर ने बताया सारी बात, तो क्या अभी तक सरकार ने इस स्कूल खुलने को लेकर कोई बैठक या कुछ नया सोचा है अभी तक? क्योंकि अभी शाम 5 बजे जो आज के बैठक के बाद जो एजेंडा आई है उसमें 8 एजेंडा को मोहर लगाया गया, जबकि वो एजेंडा वापस से वही है कि सार्वजनिक जगहों पे भीड़ ना लगाएं, मंदिर मस्जिद खुले रहेंगे, सारे पार्किंग स्थल, ये पार्क खुले रहेंगे। तो स्कूल को लेकर कुछ भी नया उन्होंने नहीं बोला। सरकार चाहती है कि हमारी जनता, जो हमारे जनता जनार्दन है, उसको मैं अच्छे तरीक़ा से, सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से उनको मैं ध्यान दूं। सरकार कभी ये मंशा नहीं है सरकार की कि स्कूल बंद हो। अचानक डिसीजन इसलिए लेना पड़ता है जब बाहर से ऐसा न्यूज आ गया, अचानक यहाँ जब लाख पार करने लगे कोरोना से, तो बच्चों को इसलिए रखा गया है, ये एलिमेंट किया जा रहा है कि 12 तारीख तक अगर हम लॉकडाउन रखते हैं, इसके बाद हमें विश्वास है कि मेरी सरकार स्कूल पर भी ध्यान देगी और बच्चों पर भी ध्यान है कि उसकी जीवन शिक्षा से पहले स्वास्थ्य होना चाहिए। जीवन है तभी हम पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो इस ये बताइए कि अगर 12 तारीख के बाद, जैसे आपने बताया कि सरकार से आपकी उम्मीद है, लेकिन 12 तारीख के बाद फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ और वापस स्कूल कंटिन्यू बंद रही, तो इस कंडीशन में स्कूल वाले क्या करेंगे? नहीं, जो अभी सर हमारे भाई साहब बोले, हमें विश्वास है कि सभी लोगों के साथ एक बैठक होगी। सरकार की मंशा है, हम तो सरकार से चाहते हैं कि कोविड जो है उस पर पूरा ध्यान कड़ाई से करें, मास्क सबको लगाएं, दूरी का मेंटेन करें, निर्देश दें, स्कूल के हेड को भी निर्देश दें कि आप इस तरह से सुचारू रूप से काम करें जिससे कोरोना ना हो। बस इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आशीष सर, आप बताएं कि जहां तक बात है कि कोरोना ना हो और कोरोना सिर्फ बच्चों को ही होती है क्या? जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने बताया, कोविड का जो प्रोटोकॉल है, मैं समझता हूं कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अधिक पालन होता है तो वह विद्यालयों में होता है। क्योंकि विद्यालयों के लिए जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था, कोई भी विद्यालय, खास करके मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में कहना चाहूंगा, कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो प्रोटोकॉल को पालन नहीं कर रहा है। और आज के डेट में कोई ऐसा विद्यालय, प्राइवेट स्कूल नहीं है जिसमें कोरोना केस पाया गया। खास करके मैं अपने जिला नालंदा की खास करके मैं बात करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, बसेस हो, पार्क्स हो, सब जगह बच्चों की भीड़ है। क्या वहां पे कोरोना नहीं है? मैं सरकार से यही जानना चाहूंगा। स्कूल बंद होने के बाद भी सुधीर भाई आप ये बताइए कि स्कूल बंद होने के बाद भी आज सैनिक स्कूल में 7 नए केस आए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? स्कूल तो बंद है। इसी के लिए तो कहना है, अभी आप कह रहे हैं ना, ये होली का पर्व था, दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में कोरोना रेड जोन में आ गया, वहां भी स्कूल बंद है, दिल्ली की स्कूल बंद किया गया। यही कारण है कि आपका बिहार को पहले ही हम सचेत कर रहे हैं कि मैं कोरोना को रोक लूं, उसके बाद मैं पूरी व्यवस्था के साथ। तो नहीं, एक बार ये कि कोरोना को रोकेगा तो सिर्फ स्कूलों में ही क्यों? मार्केट में देखिए, मॉल में देखिए, बाजार में देखिए, सिनेमा हॉल में देखिए, हर जगह वही बच्चे घूम रहे हैं जो आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। सरकार ने लगभग सार्वजनिक स्थल को बंद कर दिया। अभी आप जू सफारी में पूरा बंद है, देखा है, भीड़ भाड़ पर ध्यान दिया जा रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीतीश जी ने सभी जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि आप लोग इस पर मॉनिटरिंग करें। हम तो चाहते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो, सरकार इसकी चिंता करती है। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि कोविड को देखते हुए स्कूल जो प्राइवेट कोचिंग है, सेंटर है, उन पर भी आप हम लोग को ध्यान होना। और सर एक सवाल और कहूंगा कि ये 7 दिन जो स्कूल बंद रहे हैं और इस 7 दिनों में जो स्कूल के संचालक है उनका जो नुकसान हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल संचालक शिक्षकों का वेतन पे रोक लगा देंगे, तो उन शिक्षकों को क्या होगा? क्योंकि वो सरकारी शिक्षक तो है नहीं कि घर बैठे उनको वेतन मिलता रहेगा।
सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जो सब प्राइवेट संस्था चलाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसको पालन करेंगे। रही बात नफा नुकसान का, तो पहले जान है तो जहान है। तो अरविंद सर बताइए, क्या ये सच है कि सरकार अभी तक आप लोगों पर कुछ ध्यान दिए, कोई बात हुई सरकार तक, आपकी बात पहुंची है इस मामले में? नहीं, लगभग 1 साल हो गया है और 1 साल से कहीं ज़्यादा हो रहा है, लेकिन किसी इस मैटर पे ना तो इकोनॉमिक कंडीशन पे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे कहीं से कोई बात नहीं हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल, किसी भी स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल चाहे वो एफिलिएटेड हो या नॉन एफिलिएटेड हो, बच्चे रिसोर्सेज होते हैं। और अगर बच्चे नहीं स्कूल आते हैं या फिर ऑनलाइन भी क्लास सभी स्कूलों ने प्रोवाइड किया है बच्चों को, उसके बावजूद भी जो फी का कलेक्शन है बहुत ही स्लो है। इट इज ऑलमोस्ट 10 to 15% ओवरऑल ऑल स्कूल्स। और आप समझ सकते हैं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ में खर्च करना, पे करना बहुत ही कठिन हो रहा है। और किसी तरह से 1 साल तक तो जितने भी विद्यालय संचालक थे उन्होंने मैनेज किया, चाहे वो अपनी सेविंग से या फिर जमीन बेचकर, जैसे भी मैं जानता हूँ कई लोग जमीन बेचकर भी काम कर रहे हैं, टीचर्स की सैलरी दे रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में अगर स्कूल लगातार बंद होता है तो दरवाजा बंद करने के अतिरिक्त हमारे पास, स्कूल को बंद करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जितने भी एसोसिएशन हैं, ना सिर्फ नालंदा बल्कि सासाराम से लेकर के छपरा से लेकर पटना, हर जगह सब जगह अपने स्तर से बातचीत चल रही है। और सरकार अगर हमारी ओर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग 12 तारीख से सारे स्कूल खोलेंगे और बिल्कुल कोविड के नियमों को फॉलो करते हैं। जो कोविड प्रोटोकॉल है, मैं बताना चाहूँगा कि सितंबर से ऑलमोस्ट सारे स्कूल चल रहे हैं और सितंबर महीने से अभी तक कोई भी एक केस किसी भी स्कूल में डिटेक्ट नहीं हुआ है। हम लोग बच्चों को टेम्परेचर स्कैनिंग करते हैं, उसके अतिरिक्त सैनिटाइजर की सारी व्यवस्था है, सारे के सारे बच्चे मास्क लगा कर आते हैं। अगर बाई द वे कोई बच्चा मास्क नहीं लेकर के आया तो उसे स्कूल से प्रोवाइड करते हैं। और उसके अतिरिक्त सारे के सारे बच्चे अपने अलग लंच बॉक्स लेकर के आते हैं, वाटर बॉटल लेकर के आते हैं। लंच बॉक्स शेयर नहीं किया जाता, वाटर बॉटल शेयर नहीं किया जाता है। जो भी गाइडलाइन सरकार देती है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अतः आपके चैनल के माध्यम से, सुधीर जी के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार टीचर्स की जो कंडीशन है बहुत ही पिटिबल हो रहा है, बहुत ही दयनीय कंडीशन है। बहुत सारे स्कूल तो बंद हो चुके हैं, बहुत से स्कूल बिकने की तैयारी में है ना। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आपका काम हम लोग कर रहे हैं। जितने भी जो टीचर्स काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट तो मिली हुई है। और अगर वो टीचर्स कहीं अनएम्प्लॉयड होते हैं तो वो क्या करेंगे? जिन्होंने लगातार अपना समय 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल इस फील्ड को दिया है, कोई दूसरा काम करना भी नहीं चाहेंगे। तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि आप एक नियम बनाइए स्कूलों के लिए कि उस तरह से, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो कहा भी गया है कि अगर आप एक स्कूल खोलते हैं तो कई सारे जेल बंद करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आपके एजुकेशन में, लिटरेसी रेट में हम स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राइवेट स्कूलों के योगदान को कोई नकार नहीं सकता है। आज प्राइवेट स्कूल जरूरत है। आपके गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं और आपने हमारे टीचर्स के लिए 1 साल से क्या किया? कुछ नहीं, कोई ऐड नहीं आया है। जो करना है खुद करना है। तो मैं पुनः एकदम रिक्वेस्टिंग वे में हाथ जोड़कर करबद्ध चरणों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से करता हूं कि आप हमारे उन टीचर्स को ध्यान दीजिए जो हमारे टीचर्स बिल्कुल बेरोजगार होने जा रहे हैं। हमारे सामने 2 ही रास्ता है, या तो हम स्कूल चलाएं या स्कूल बंद करके सारे टीचर्स को फ्री कर दें। लेकिन एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल मुझे सोचना पड़ता है, उनके परिवार के बारे में देखना पड़ता है। हमारे साथ अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, 150 लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उन सब के बारे में सोचना पड़ता है। तो रातों की नींद उड़ जाती है, परेशानियां होती है, बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। और लगभग सारे प्रोप्राइटर्स का कहना है कि ये साल नहीं चल पाएगा और मजबूरन हमें 12 तारीख से स्कूल खोलना ही पड़ेगा। तो सुधीर भैया इस पर बताइए, आपका इस पर क्या कहना है? आखिरी सवाल है कि अब इस पे क्या आप सोचेंगे, आपकी सरकार क्या इस पे क्या सोचेगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी नालंदा वासियों से निवेदन करूंगा कि कोविड का पालन करते हुए मास्क जरूर लगाएं। और जो स्कूल पर व्यवस्था है 12 तारीख के बाद, हमें विश्वास है कि हमारी सरकार इस पर पूरा चिंतन करके ही कोई काम आगे करेगी। सभी लोगों को राय सलाह लेकर ही हम लोग आगे काम करेंगे। ये हमें विश्वास है हमारी सरकार पर। हमारी सरकार पर पूरा चिंतित है कि मेरा बिहार वासी को अधिक से अधिक स्वास्थ्य का लाभ खराब ना हो। इसके साथ साथ स्कूल को भी हम लोगों के पूरी टीम को मैं आश्वासन भी करता हूं कि आप लोग थोड़ा समय
इंतजार करें, 12 तारीख तक सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार पालन करें, फिर हम विश्वास डालो कि हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। आज के डिबेट शो में आपने देखा शिक्षकों के द्वारा कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिला, लेकिन इतना तो जरूर कहा गया है, भाजपा नेता के द्वारा दिलासा दिया गया है कि 12 अप्रैल के बाद स्कूल खुलेगी और कोशिश करेंगे कि स्कूल कॉलेज को जितना ज़्यादा हो सरकार मदद करे। और दूसरी बात, कोरोना गाइडलाइन को लेकर भाजपा नेता ने ये भी कहा है कि सभी स्कूल और कॉलेज और कोचिंग संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हद तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने, बच्चों के भी सोशल डिस्टेंस रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके बाद जिला के स्कूल के निर्देशकों ने कहा कि 11 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल को अगर सरकार का निर्देश नहीं आता है तो भी स्कूलों को खोला जाएगा और सारे गाइडलाइन और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए खोला जाएगा। इसके अलावे अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो सरकार से हम लोग लड़ने को तैयार हैं, लेकिन 12 अप्रैल के बाद स्कूल खुलेगी। बिहार के सभी जिलों में स्कूल एसोसिएशन ने ये जारी कर दिया है कि 12 अप्रैल के बाद किसी भी कीमत पे वो स्कूल को खोलेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार शिक्षण संस्थानों के संचालकों की बात मानती है या फिर अपने मनमानी पे उतरती है। तब तक देखते रहिए आइडिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क।